नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 29 को सालवन में होगा महाराणा प्रताप जयंती का समारोह। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेता होंगे शामिल। करनाल लोकसभा के सबसे बड़े गांव में समारोह का आयोजन। हरियाणा में कोरोना की दस्तक, 4 जिलों में मिले 9 कोरोना केस। नए केसों को लेकर विभाग हुआ अलर्ट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं संग सुनी मन की बात। बोले, पीएम ने की ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री ने सांसद झांगड़ा का बयान बताया निजी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन कोई एक जाति विशेष नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग करने जा रहे हैं और सर्व समाज ही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इस आयोजन के माध्यम से हरियाणा के लोग पूरे देश को आपसी भाईचारे का संदेश देंगे। 29 मई को करनाल जिले के गाँव सालवन में वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का राज्य स्तरीय जयंती समारोह मनाया जा रहा है और आयोजन में सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई नेता शामिल होंगे। इस समारोह में हजारों की संख्या लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से यहां आने वाले लोगों का स्वागत गांवों की पंचायतों और सभी 36 बिरादरी के लोग करेंगे। प्रबंधकों की दृष्टि से यहां 1 लाख लोगों के बैठने और भोजन का प्रबंध किया गया है। सालवन गांव करनाल लोकसभा का सबसे बड़ा गांव है, जहां वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती का समारोह आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के 4 जिलों में 9 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर और करनाल में कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हालांकि 3 मरीजों के मुंबई, दिल्ली और पंजाब से जरूर ट्रैवलिंग की है। वहीं हरियाणा के जिन जिलों में केस आए हैं वहां पर विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। गुरुग्राम में कोविड के 4 केस आ चुके हैं और फरीदाबाद में अब तक 3 केस सामने आ चुके हैं। यहाँ कोविड सैंपलिंग के लिए टेस्टिंग की जा रही है। वहीं इन जिलों में ऑक्सीजन प्लांट है जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। जिले में N95 मास्क, पीपीपी किट और दूसरी कोविड से संबंधित दवाओं का स्टॉक फिलहाल प्राप्त है। 500 ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता भी है। प्रदेश में जो केस आए हैं सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। हमें वायरस के साथ डील करना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना खत्म नहीं हो सकता, हमें मास्क की आदत डालनी होगी। बता दें कि साल 2020-21 में आई कोरोना लहर में हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे, जिनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के कर्णकमल कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विधायक योगेंद्र रन्ना, विधायक भगवान दास, कबीरपंथी, जिलाध्यक्ष प्रवीण राठौर और अन्य नेताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर वार्तालाप भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते हुए केसों को लेकर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और यह एक चिंता का विषय है। हरियाणा में अभी तक 9 केस सामने आ चुके हैं और इस केस में आगे इजाफा न हो, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग सतर्क और नीति आयोग की बैठक के दौरान भी यह विषय सामने आया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अलर्ट हैं और आगे भी जो उपाय करने होंगे उसका ध्यान है। राहुल गांधी के पुंछ के दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सामाजिक दृष्टि से ऐसी जगह पर जाना चाहिए, लेकिन यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान सांसद जांगड़ा के बयान पर बोलते हुए कहा कि सांसद जांगड़ा का भी ये बयान निजी है, पार्टी का बयान नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और पांचवी से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार से सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आज़ाद हो यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे उभरे। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश
और फिर साथ में जिला और गांव किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। इस नाते से विकास के काम चाहे केंद्र सरकार की ओर से होते हैं अथवा प्रदेश सरकार की ओर से होते हैं, एक एक बारीक चीज सोच सोच करके एक एक गांव तक पहुंचना और सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, ऐसे कार्यक्रम की योजना चल रही है। रामचंद्र कांगड़ा का एक बयान आया है, आपने सुना होगा, कि उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था जो वहां पर। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं, उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। सर, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लगातार प्रदेश में, यही बात करें। एक चिंता की बात है, कोरोना के बारे में जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं, अभी तक हरियाणा में 8 केसेस ऐसा दर्ज हो चुके हैं। अभी आगे न बढ़े, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार, सब लोग बड़े सतर्क हैं। हरियाणा सरकार की ओर से लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। इनमें से एक परिवार पहचान पत्र योजना है और इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए सरकार ने घोषणा की है। हाल ही में चंडीगढ़ से हुई इन घोषणाओं के बाद राज्य के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इससे परिवार आईडी योजना के तहत परिवारों के लिए की गई घोषणाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सरकार 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के लिए बीपीएल राशन कार्ड जारी कर रही है और इनमें परिवारों को रियायती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सकेंगी। सरकार इन परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रही है। सरकार की ओर से 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा में मदद करने की भी योजना है। हरियाणा के कैथल जिले में लगातार हो रही बारिश फिर हादसे का कारण बन गई। ताजा मामला गांव कसान के पास से सामने आया है, जहां सुबह हरियाणा रोडवेज की बस फिसलकर पलट गई। यह बस गांव करोड़ा से निरवारा जा रही थी। हादसे में 20 के करीब यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत कैथल के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सड़क की बेहद खराब हालत और बारिश के कारण मिट्टी का गीला होने की वजह से हुआ। गाँव किसान के पास की सड़क बहुत ही खराब है। बारिश होने पर यह रास्ता दलदली बन जाता है, जिससे वाहनों के फिसलने और पलटने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। बस जैसे ही गांव किसान के पास पहुंची तो अचानक बैलेंस बिगड़ा और बस पलट गई। सब लोग घायल हो गए और कई लोगों को चोटें लगी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टी ग्रुप संग मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए कहा कि यह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने मन की बात लोगों के साथ बोलते हैं और इसमें हर करंट मुद्दे को शामिल करते हैं। इस दौरान विज ने विपक्ष पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का सीज फायर हो गया है, लेकिन उसी दिन से जुबानी गोलाबारी भी हो रही है। अर्थव्यवस्था मामले में हिंदुस्तान अब चौथे नंबर पर आ गया है, जिसे लेकर खुशी से बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान चौथे नंबर पर आ गया है, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान विज ने और भी कई सवालों के जवाब दिए। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं आप बताते हैं, वो दरअसल मोदी जी के ही मन की बात नहीं होती है, वो लोगों के मन की बात होती है। अब जैसे आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, करंट इशू था और जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जोहर दिखाए, उसकी सारे देश को बात बताई। उसी प्रकार से देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शेरों का संख्या बढ़ती जा रही है, वो भी उन्होंने जिक्र किया। और जो ड्रोन दीदी है, जिसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनको लाभ मिला है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस प्रकार से सभी जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, जैसे शहद कहीं बनाया जा रहा है तो उसका उन्होंने जिक्र किया। ये सब बातों के जिक्र करने का मतलब ये होता है कि देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे प्रयोग करें, ऐसे काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हो सके। यही उनका मकसद होता है। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की
लड़ाई का तो सीज फायर हो गया, लेकिन जिससे सीज फायर हुआ उसी दिन से जवानी गोलाबारी हो रही है, जिससे सब हर टाइम। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित कृष्णा गार्डन कॉलोनी में प्रेमिका छोड़कर गई तो प्रेमी ने फंदा लगाकर जान दे दी। प्रेमी प्रेमिका के जाने से मानसिक रूप से परेशान था। सुबह पड़ोसियों ने उसका शव फंदे पर लटका देखा तो चांदनीबाग थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अब मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। शामली के गांव बबीसा निवासी सागर लगभग 2 महीने पहले प्रेमिका को उत्तर प्रदेश से अपने साथ पानीपत लाया था और दोनों कृष्णा गार्डन कॉलोनी में किराए पर रहते थे। सागर के परिजन उससे नाराज थे, इसलिए वह परिवार से भी कम संपर्क रखता था। लेकिन अचानक 20 मई को जब उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई तो परेशान युवक ने चुन्नी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा फरीदाबाद के सेक्टर 23 स्थित संजय कॉलोनी में आज सुबह करीब 3 बजे हादसा हो गया। तेज आंधी और बारिश के चलते मकान की छत का कुछ हिस्सा भर-भरा कर गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए बीके अस्पताल लेकर जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। संजय कॉलोनी की गली नंबर 8 में रहने वाली इंदु देवी ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है और पिछले कई सालों से वह यहाँ पर किराए के मकान में रह रहे हैं और हादसे वाली रात को उनका बेटा श्रवण कुमार, छोटी बेटी रूपम, बड़ी बेटी अपने 1 साल के बेटे के साथ और बड़ा नाती मिथिलेश मौजूद थे और ये सभी लोग मकान के उसी हिस्से में सो रहे थे, जिस पर रात के समय अचानक तेज बारिश और तूफान के चलते छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि हादसा प्राकृतिक आपदा के चलते हुआ है। यमुनानगर शहर में अभी तक तो ना तो मानसून आया है और ना ही प्री मानसून की शुरुआत हुई है, फिर भी शहर की हालत देखकर लगता है जैसे तेज मानसूनी बारिश हो चुकी है। यमुनानगर और आसपास के इलाकों की तस्वीरें इस लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। लगभग 2 घंटे की मामूली बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, वाहन जलभराव में बंद हो गए हैं जिन्हें धक्का देकर शुरू किया जाता है और सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। नालियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि जब अभी मानसून आया ही नहीं तब इतनी भयंकर स्थिति कैसे बन गई। फिलहाल यमुनानगर में मौसम का यह बदला मिजाज सभी के चेहरों पर मुस्कान लेकर आया है, लेकिन गलियों में पानी भरने से लोगों के लिए आफत भी बनता नजर आया है। यहाँ रात से कम 2-2 फुट पानी था। हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई और पानी थोड़ा सा ढीला हुआ तो हम अभी घर से बाहर निकले हैं। हमने जो भी दूध, सब्जी, रोटी जो भी करवा लेके आनी थी, ब्रेड वगैरह, वो कुछ नहीं लेके आ पाए। और ये सारा पानी जो मेन रोड है उस नाले का जो पानी है ओवरफ्लो होकर हमारे ए ब्लॉक में, स्पेशली ए ब्लॉक में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके लिए हम बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारे बुजुर्ग अंदर ही बैठे हैं। जितना भी हमारा ए ब्लॉक का रेजिडेंस है और पीछे तो जयसिटी में पानी की पूरी भरमार ही है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ये मांग है कि ये जो मेन रोड, पावनी रोड के साथ नाला है, जो गुलाबनगर चौक से चलकर इधर ये जो चौराहा है यहाँ तक आ रहा है, इस नाले को चौड़ा किया जाए ताकि बरसात का जो पानी पीछे से आ रहा है वो पानी सारा का सारा आगे निकल जाए और ये हमारे ए ब्लॉक के जयसिटी के अंदर ना घुसे पानी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।